हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। लिखेंगे अपन आनंद मासिक पत्रिका अंक 7 के प्रतिलेखन संख्या 21 और 20 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं शॉर्ट हैंड विद विवेक, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, भारत आज वैज्ञानिक मानव शक्ति के क्रम में संसार में तीसरे स्थान पर आता है, परंतु वैज्ञानिक उपलब्धियां उसके अनुरूप नहीं लगती हैं। क्या हमारे वैज्ञानिक कार्य निष्पादन में सक्षम नहीं हैं? क्या उनकी योग्यताएं विकासशील देशों के वैज्ञानिकों की तुलना में कम हैं, या उनके लिए सही सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक वातावरण नहीं है? आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और अपने पिछले 50-55 वर्षों की प्रगति की ओर देखते हैं, तो लगता है कि कहीं कुछ चूक हो रही है। ध्यान रहे कि स्वाधीनता के लगभग 10 वर्षों बाद भारत सरकार ने मार्च 1958 में देश की विज्ञान नीति की आधारशिला रखी थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की समृद्धता के लिए विज्ञान एवं तकनीकी को आधारभूत स्थान देने के साथ साथ पुरुष एवं महिलाओं दोनों की सृजनात्मक प्रतिभाओं को पूर्ण से प्रोत्साहित करना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिकों के लिए अच्छी सेवा, शर्तें, वातावरण, यहाँ तक कि वैज्ञानिक नीतियों के निर्धारण में उनकी भागीदारी का भी प्रावधान रखा गया था। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए एक निश्चित कार्यप्रणाली तैयार करना आवश्यक होता है। उसके लक्ष्य पूरी तरह प्रभावित होने चाहिए। सभी कार्य, चाहे वे मौलिक शोध, विकास या अनुप्रयुक्त शोध से संबंधित हों, मूल लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ही किए जाने चाहिए। इन कार्यों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने तथा कार्य विभाजन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समितियों का गठन करने की आवश्यकता से नकारा नहीं जा सकता है, परंतु मात्र समितियों का गठन करना कार्य को पूर्ण नहीं कर देता है। समितियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्हें कार्य करने के स्तर पर आवश्यक अधिकार एवं स्वतंत्रता दी जाए और फिर सफलता एवं विफलता दोनों के लिए बराबर का भागीदार माना जाए। कार्यक्रम अध्यक्ष को पूर्ण जानकारी रहे कि विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए निर्णय सही रूप से कार्यान्वित
किए जा रहे हैं अथवा नहीं। और इसके साथ उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इन सभी प्रयासों को समग्रता से देखने तथा उचित मार्गदर्शन करने की। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में कही यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण लगती है कि आज किसी भी वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए कई समितियां बना दी जाती हैं, परंतु उनकी वागडोर कुछ इने गिने लोगों के पास रखी जाती है। महोदय, इन समितियों के संदर्भ में जैसा ऊपर कहा गया है कि कुछ चंद वैज्ञानिकों को ही हर समिति में रख लिया जाता है, वे अपने कार्यों में पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। काफ़ी समय एक जगह से दूसरी जगह की यात्राओं में चला जाता है। आखिर उन वैज्ञानिकों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। प्रश्न यह है कि इतने विशाल वैज्ञानिक समुदाय, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, के बावजूद समितियों का कार्य कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों? अभी हाल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक केंद्र के निदेशक ने इस ओर स्पष्ट शब्दों में संकेत दिए हैं कि वैज्ञानिक मानव शक्ति का इष्टतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी संस्थागत प्रणाली तैयार की जाए। अनुसंधान एवं विकास में लगे वैज्ञानिकों और औद्योगिक इकाइयों में अधिकाधिक पारस्परिक विचार विमर्श के साथ साथ एक मधुर तालमेल भी बैठ सके। प्रश्न किसी को दोषी ठहराने का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित को अहम समझते हुए कार्यक्रमों के दौरान आ रही कठिनाइयों को हल करने का है। वैज्ञानिक उपलब्धियों में जो अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, उसके लिए एक और नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन में कुछ कमियां हैं, तो दूसरी ओर वैज्ञानिकों के कार्य के प्रति व्याप्त उदासीनता भी है। इसके लिए सैकड़े वैज्ञानिकों तथा नौकरशाही के बीच उपस्थित बड़ा भेद कुछ हद तक जिम्मेदार कहा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र की विज्ञान और तकनीकी की प्रगति इस बात से नहीं आंकी जाती है कि उसके प्रबंधन नौकरशाही का स्वरूप कितना बड़ा है, बल्कि उसके शोध कार्यों की गुणवत्ता कैसी है। नौकरशाही की अपनी भूमिका है, परंतु जब वह शोध एवं विकास कार्यों की महत्ता को नज़रअंदाज करके अपने ही स्वरूप को बढ़ाती चली जाए, तो यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात बन जाती है। शायद यही कारण है कि आज वैज्ञानिकों की रुचि वैज्ञानिक कार्यों से हटकर प्रशासनिक कार्यों की ओर बढ़ रही है। आज के वातावरण में पदों की महत्ता अहम बन गई है। वह चाहे किसी विज्ञान समिति में हो या संस्थान में विभागाध्यक्ष या निदेशक का हो, काफ़ी आकर्षक होते हैं, क्योंकि एक ही योग्यता वाले दो वैज्ञानिकों में से एक जिसके पास पद है, वह दूसरे के मुकाबले वर्तमान प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। यह विज्ञान की प्रगति में बाधक है। स्टॉप।